आज हम बात करेंगे दुनिया में बढ़ रहे अनरिस्ट के बारे में और उसमें अमेरिका का अपना महत्वाकांक्षा, उसका अमेरिका का जिसको अंकल सैम भी कहा जाता है, उसकी दुनिया में उभरती हुई साख के बारे में। अभी पूरी दुनिया में 3 ऐसा जगह है जहां पर कि समझिए अमेरिका का लिटमस टेस्ट हो रहा है, उसके पावर का लिटमस टेस्ट हो रहा है। एक तो आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया, दूसरा आप देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन नहीं, उसको हमास कहिए, इजराइल और हमास के बीच हालांकि। और तीसरा सबसे बड़ा मैदान जो आप ही देख रहे हैं युद्ध का, जो आने वाले समय में हो सकता है, वो है आपका साउथ चाइना सी, जहां पर कि चाइना ताइवान को हड़पना चाहता है, वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए। और जापान है, फिर उसके आसपास का जो और सब जो देश है, जिसमें इंडोनेशिया आ गया, आपका फिलीपींस आ गया। इस पर चाइना का मतलब इसका जो समुद्री क्षेत्र है, उस पर चाइना का बढ़ता हुआ दखल अंदाज है। इस पर आप यूनाइटेड नेशन भी कोई तरह का मतलब काम नहीं करे, क्योंकि वो क्या है, यूनाइटेड नेशन के पास अपनी कोई आर्मी है नहीं जिससे वो किसी भी बात को जो सही चीज है उसको वो मान बात सके। तो ये 3 जगह जो है, ये पूरे दुनिया में अनरिस्ट का एक 3 नया एपी सेंटर है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से अमेरिका का जो प्रभाव है वो कम रहा है, या कहिए उनके जो एलाई कंट्रीज हैं उनके बीच अमेरिका का की विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, किस तरह से खत्म हो रही है, ये हम समझते हैं। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद, ठीक, जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का की स्थापना हुई थी, उसके बाद आप देखे होंगे कि दुनिया जो है बाइपोलर वर्ल्ड में हो गई, मतलब 2 ध्रुव हो गया था। एक का पावर सेंटर रसिया था और एक का पावर सेंटर अमेरिका था, ऐसे कह सकते हैं। एक कम्युनिस्ट एपिसेंटर था और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट एपिसेंटर था। कैपिटलिस्ट एपिसेंटर का जो मास्टर था वो अमेरिका था और कम्युनिस्ट एपिसेंटर जो था उसका रसिया था। दोनों अपना अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और दोनों ज्यादा से ज्यादा देश को अपने खेमे में लाना चाह रहे थे। उसके बीच उसी दौरान अमेरिका का एक सबसे बड़ा फेलवर कहां हुआ, सो देखिए। अमेरिका का सबसे बड़ा फेलवर वियतनाम में हुआ। वियतनाम की घटना आप जानते होंगे, 1960-70 के बीच की यह घटना। वहां पर अमेरिका डायरेक्ट अपनी सेना को उतारा था, ठीक ना। वहां उसको मुंह की खानी पड़ी थी, मानकर चलिए कि वहां हार कर ही वहां से निकलना पड़ा। दूसरा, 9/11 के बाद अमेरिका अपने पूरे पावर को दिखाते हुए क्या किया, अफगानिस्तान में सेना उतार दिया। पूरा अफगानिस्तान में 20 साल रहने के बाद भी न अफगानिस्तान में न अपना सिस्टम डेवलप कर पाया, न अपना वहां शासन व्यवस्था या अपना रिप्रेजेंटेटिव को वहां नहीं बैठा पाया। और अंततः जब तालिबान का वहां पूर्ण रूप में शासन हो गया, वहां से भी अमेरिका को भागना पड़ा। तीसरा जो हम सिस्टम देख रहे हैं वो मिडिल ईस्ट एशिया में, चाहे वो यूरोप, इराक हो, सीरिया हो, ये सब जगह देख रहे हैं जहां पर कि वो मतलब कोई ना कोई ब्लेम लगा करके आया। सद्दाम हुसैन हो गया या फिर कर्नल गद्दाफी को अब वो हटाया, लेकिन आज तक वहां किसी रिसॉल्व नहीं हो पाया। वहां की समस्या जस की तस बनी हुई है, उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। तो पिछले 70 सालों में अमेरिका का जहां जो फॉरेन पॉलिसी है या इस तरह का जो सिस्टम है, आप कहीं पर भी अपनी सेना के दम पर वो कहीं विजय हासिल नहीं कर पाया। वह जो मतलब जो दुनिया के लिए सही हो सकता है, शांति के लिए जो काम हो सकता है, वो करने में अमेरिका सफल नहीं हो पाया था। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया कि अमेरिका के बारे में एक धारणा, गलत धारणा, निगेटिव उसका इंपैक्ट बनने लगा। अभी देख रहे हैं यूक्रेन को आगे करके रसिया और यूक्रेन के बीच सारा साम दाम दंड भेद अमेरिका अपनाए हुए है, लेकिन फिर भी क्या अमेरिका क्यों नहीं डायरेक्ट यूक्रेन के पक्ष में उतर रहा है?
नाटो के थ्रू, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू हम ये दे देंगे वो दे देंगे, लगभग $100 बिलियन से ज्यादा फूक भी चुका है, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट कुछ आउट नहीं हुआ। उल्टे हुआ क्या, यूक्रेन लगभग 70% से ज्यादा तबाह हो चुका है। अब जेलेंस्की को बोला जाता है कि वो जो है अमेरिका का पेट है कि नहीं। तो इस तरह का देखिए अब स्थिति क्या है साउथ चाइना सी में। देखिए जापान पूर्ण रूपेण अब विश्वास अमेरिका के ऊपर नहीं है, ठीक ना, क्योंकि अमेरिका का जो स्टेटमेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनका जो कुछ स्टेटमेंट था जिससे अमेरिका जापान के अंदर थोड़ा सा होता है ना कि इस तरह का भावना हो गया कि नहीं नहीं हो सकता है समय पर हमको अमेरिका मदद नहीं कर। फिर से वो अपने डिफेंस बजट को, डिफेंस सिस्टम को, अपने पूरा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया का एक थ्रेट जापान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है। आज न कल आप ये मानकर चलिए कि जापान और चाइना के बीच कंफ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि चीन की अपनी महत्वाकांक्षा है कि हम विस्तारवादी नीति है, वो सोचता है कि पूरी दुनिया में उसी का राज है। आप देख रहे होंगे कि 1959 में क्या किया, तो पूरे अक्साई चीन को लगभग क्या किया, चाइना कब्जा अपने अंडरटेकिंग में ले लिया। इसके अलावा तिब्बत जो स्वतंत्र स्वायत्त देश था उसको भी चाइना क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। आज जो उसको तिब्बत नहीं बल्कि हम लोग क्या कहते हैं, चाइना कहते हैं, हालांकि हम लोगों को तिब्बत ही उसे करना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा रीजन बताते हैं, हमारी जो सेना उधर है उसको ITBP बोला जाता है, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स बोला जाता है ना। तो वो तिब्बत का बॉर्डर मेरे पास मेरे साथ शेयर होता है। खैर हम आगे बात करते हैं। तो इस तरह से अब देखिए दुनिया में क्या होता जा रहा है कि जब रसिया का विघटन हो गया, ठीक ना, तो बाइपोलर वर्ल्ड से 1992 के बाद बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, जिसका चौधरी कौन हो गया, अमेरिका हो गया। इतने फेल्योर के बाद, चूंकि आपको पता होगा उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका पेट्रो करेंसी, ठीक, और उसका डॉलर जो पूरी दुनिया में एक मतलब सिंगल करेंसी के रूप में पूरी दुनिया के मतलब 70% देशों के द्वारा अपने इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में यूज किया जाता है। उसका प्रभाव उसका है कि वो पूरी दुनिया पर, बस याद रखिए उसका सबसे बड़ा हथियार उसका डॉलर है, पेट्रो करेंसी है, बस यही समझ लीजिए। इस तरह से वो पूरी दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। लेकिन 2000 के बाद स्थिति बदलने लगी, चाइना एक अलग पावर के रूप में इमर्ज होने लगा, और लगभग 2014 के बाद हमारा देश भारत भी बहुत तेजी से एक इमर्जिंग सुपर पावर तो भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इमर्जिंग पावर के रूप में डेवलप हुआ। इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं। भारत में शुरू से नेतृत्व की क्षमता रही है, ये आपको मानकर चलिए। भारत में अब जो है हमारी जो सरकार है वो बात क्या कर रही है, ग्लोबल साउथ की बात कर रही है। ग्लोबल साउथ क्या है, ये आगे आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस पूरा एक डिटेल इस पर वीडियो बनाया जाएगा, ग्लोबल साउथ क्या। लीडरशिप क्वालिटी तो हम लोग में शुरू से ही रही है कि नहीं। तो अब जो है भारत भी आने वाले समय में मैक्सिमम 2 साल में हमारा देश जो है, हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। आपको पता होगा हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $674 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो इस तरह से हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर की, तो अब जो है धीरे धीरे दुनिया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड में डिवाइड हो रही है, ठीक ना। और लोग अब हमारा भी कहना है कि भैया हम आपकी बातों को, सॉवरेन स्टेट है, हम आपकी बातों की आपके अंडर में क्यों है, आपके प्रेशर में क्यों है। आप देख रहे हैं रसिया यूक्रेन जो युद्ध हुआ, उसके बाद भी हमारी फॉरेन पॉलिसी वही रही है कि जिससे हमको पर्सनल बेनिफिट होगा वही हम काम करें। इसका रीजन आप जानते हैं, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी मतलब बहुत हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि वो किसी से भी दोस्ती उतना ही करता है जितना वो पर्सनल बेनिफिट हो सकता है, ठीक ना। आप सुनते हैं होंगे कि वो खून चूसने वाला जो होता है ना, जिसको लीच बोला जाता है, बस वही है। आपका सारा खून चूस लिया, उसके बाद आपको छोड़ दे। बेचारा पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, भिखमंगा कटोरा कंट्री हो गया है कि नहीं।
तो इस तरह से पूरी दुनिया जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में डेवलप हो रही है और धीरे धीरे अमेरिका का जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। और आने वाले समय में जब फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होगा, हो सकता है आपको डाउट हो, थोड़ा समझ में फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग क्या, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी आगे आने वाले समय में आपको बताया है। जब फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होगा, जब पेट्रो डॉलर का पूर्ण रूपेण जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अब ये एक चीज और देख रहे होंगे, आजकल जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो एक अलग करेंसी की बात कर रही है कि नहीं। भारत जो है बहुत सारे देशों के साथ अब डॉलर की जगह क्या क्या व्यापार करना, क्या व्यापार किस रूप में करना शुरू कर दी है। हमारा करेंसी रुपया है, रुपीस, आपका करेंसी रूबल है, ठीक। तो हम लोग रुपीस रूबल में बात एक्सचेंज करेंगे, व्यापार करेंगे। आपका दिनार है, दिनार के साथ हम एक्सचेंज करेंगे। आपका सिंगापुरी डॉलर है तो सिंगापुर डॉलर से हम एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे अमेरिकन डॉलर का जो डोमिनेंस है वो खत्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा, अभी मान कर चलिए, लेकिन ऐसा हो सकता है, उम्मीद जैसा हमको लग रहा है, जो हम अपना देख रहे हैं, जो मेरा एनालिसिस है कि अगले आने 1.5 से 2 साल में फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होगा, जिसमें से कि भारत का प्रभाव और बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक ना। और अमेरिका का डोमिनेंस धीरे धीरे घटना शुरू होगा। इसी कारण से देख रहे होंगे कि भारत के प्रति लोगों का विश्वास, भारत अगर किसी के साथ बोल दिया कि हम खड़े हैं तो उस देश को लगता है कि नहीं, देश मेरे साथ खड़े। इसका एग्जाम्पल आप देखिए अर्मेनिया, इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए फिलीपींस को हमारा देश ब्रह्मोस सप्लाई किया है। अर्मेनिया को तो समझिए कि लगभग 40% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई भारत से हुआ। क्यों? ये हमारा बढ़ता हुआ क्रेडिबिलिटी है, साख है, ये इसका प्रमाण है, ठीक ना। और धीरे धीरे अमेरिका का साख खत्म हो रहा है। यही वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत इसी तरह का बहुत इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित न्यूज इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। इसके अलावा आप चैनल पर देखिएगा अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, जो अभी सिंपल टॉपिक्स है, जो आपका पीसीएस लेवल, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत यूजफुल होगा, या एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसके लिए आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर देखिए। और कोई भी तरह का एक्सक्यूज हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।